गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूपीएससी ब्रेड्स में लेके आ रहे हैं जनवरी 2025 से 2000 अप्रैल 2025 तक पूरा करंट अफेयर सीरीज। आज हम द हिंदू यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। करंट अफेयर तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है क्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रॉसपैथी यानी क्रॉसपैथी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रोगियों की उनकी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्रॉस सांस्कृतिक सेटिंग के उपचार करने से, या फिर एक पारंपरिक उपचार प्रणाली जो चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ती है, या एक हर्बल सिंथेटिक घटक के संयोजन से टीकों का विकास, या एक चिकित्सा प्रणाली, एक चिकित्सक दूसरी चिकित्सा प्रणाली की दवाई लिख रहा होता है उसको बोलेंगे। क्रॉसपैथी इज द कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस होते हैं नॉन एलोपैथिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आयुर्वेदा होम्योपैथी में प्रेस्क्राइब करते हैं एलोपैथी को, यानी एक चिकित्सा प्रणाली का चिकित्सक दूसरी चिकित्सा प्रणाली की दवाई लिख देता है उसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा था क्रॉसपैथी। क्रॉसपैथी मतलब क्या होता है? मेडिसिन। और क्रॉस ये कि एलोपैथी वाला आयुर्वेदा वाला एलोपैथी की दवाइयाँ लिख रहा है डॉक्टर, उसको बोलेंगे डी ऑप्शन। यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इबोला वायरस रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, यह फ्लेविडेड परिवार की कुछ वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। सेकेंड, ये इस बीमारी का निदान एलिसा और आरटीपीसीआर दोनों परीक्षणों से किया जा सकता है। ईवीडी के मामले अब तक अफ्रीका तक ही सीमित रहे हैं और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका तक नहीं पहुंचे हैं। वायरस की जैर प्रजाति के खिलाफ लाइसेंस प्राप्त टीके मौजूद हैं लेकिन सूडान प्रजाति के खिलाफ नहीं है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? इबोला वायरस एक अत्यंत घातक रक्त स्रावी बुखार है जो कि फिलोविरेड परिवार के वायरस के कारण होता है, जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट था। बिल्कुल सही है। यह फिलोविरेड परिवार से संबंध नहीं जो जापानी इन्फ्लुएंजा जैसे रोग फैलता है मुख्य रूप से संक्रमित जानवर या मनुष्य के सीधे तरल पदार्थ के संपर्क में आ जाने से ईवीडी यानी इबोला वायरस होता है। संक्रमण के कारण किस कारण से होता है? यह वायरस संक्रमित जंगली जानवर जैसे फ्रूट बैट या बंदर के सीधे संपर्क या संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे रक्त लार पसीना के संपर्क में आने से होता है। इसमें बुखार, गंभीर सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द, कमजोरी, उल्टी, डायरिया जैसी महत्वपूर्ण रक्तस्राव बीमारियां होती है। और इसमें मृत्यु दर की संभावना 50% अधिक होने की घातक बीमारी रहती है। और इसका इलाज अभी तक कोई विशिष्ट एंटीवायरस उपचार नहीं किया गया है। हालांकि इस टीके हेतु उपलब्ध हाइड्रेटिक रखना ही महत्वपूर्ण परिवार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ से हमारा फोर्थ भी गलत, ये भी गलत, सेकंड और फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट यहाँ से हमारी सही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात कर रहा है? हार्मोन मेटान्यूप्लियोवायरसिस HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। HMPV एक पूरी तरह से नया वायरस है जिसे पहली बार 2024 में चीन में खोजा गया था। HMPV संक्रमण एक लक्षण सामान्य सर्दी के समान होते हैं जैसे खांसी, बहती नाक और गले में खराश। थर्ड, एक बार जब कोई व्यक्ति HMPV से संक्रमित हो जाता है तो उसमें आजीवन प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है और वह फिर से संक्रमित नहीं हो सकता है। HMPV संक्रमण का उपचार मुख्य रूप से रोग सूचक होता है जिसे कोई विशिष्ट एंटीवायरस दवा उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में कितने युग्म सही हैं? कथन सही है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 4 और 2, 3 और 4। कितने यहाँ पे सही आएंगे? अब हम देखेंगे HMTV वायरस होता क्या है। HMTV वायरस एक लॉन्ग टर्मिनल रिपीट यानी LTR प्रणाली में मौजूद हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट हार्मोन होता है। LTR प्रणाली में यानी लॉन्ग रेस्पॉन्स ट्यूमर वायरस होता है जो कि एक कैंसर स्रावी रोग है। इसमें हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट हार्मोन के प्रति संवेदनशील ऊतक के साथ HMTV के जुड़ाव के लिए एक तंत्र का सुझाव देते हैं।
और इसके महत्वपूर्ण गड़गड़ाहट, सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा के दौरे पड़ना आदि विभिन्न संक्रमण इसमें पाए जाते हैं और इसके लिए अतिरिक्त चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन रहेगा, एक बार व्यक्ति पहला, दूसरा और चौथा, यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चांगाई 6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये चीन का एक चंद्र मिशन है जो चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरा था। सेकंड, इसमें एक ऑर्बिटर, एक रिटर्नर, एक लैंडर और एक असेंडर शामिल है। यह चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? चीन का चांग इंग 6 मिशन जून 2024 दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसे चंद्रमा के सुदूर भाग यानी फार साइड ऑफ, यहाँ पे जो पृथ्वी से नहीं दिखता है, के नमूने एकत्र कर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लाना था। इस वजह से यह दुनिया का पहला मिशन है। ये बात बिल्कुल सही है। यह मिशन दक्षिणी ध्रुवी एट्टिकन बेसिन में उतरा था। दक्षिणी ध्रुवी एट्टिकन महाद्वीप पर उतरा था, जिसे अलजीरा बोलते हैं। मिशन दक्षिण ध्रुव जो चीन की गहरी अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता को दर्शाएगा। चंद्रमा का डार्क साइड ऑफ चंद्रमा को हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया था। डार्क साइड ऑफ मून, यह चंद्रमा के उस हिस्से से चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करता और वापस लेता है। चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूने वापस लाने वाला यह पहला सफल मिशन था। तकनीक 3 मई 2024 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया और लगभग 53 दिनों की यात्रा के बाद जून में नमूने लेकर वापस लौटा था। यह क्वेकियाको 2 रिले उपग्रह का उपयोग किया गया क्योंकि सुदूर भाग से सीधे पृथ्वी से संवाद करना मुश्किल था, इसलिए यहाँ पे क्विक्यू 2 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था संपर्क साधने के लिए। तो यहाँ से हमारा थर्ड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके कथन देख लेते कौन कौन से, इसमें सी बोथ आर करेक्ट हमारे सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन करते हैं। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए उपग्रह आमतौर पर अपने आरोहण के दौरान एक डायलेग युद्धाभ्यास यानी डायलेग मैनवियर से गुजरते हैं। कथन 2, डायलेग युद्धाभ्यास ईंधन के उपयोग को अनुकूलित करने और ऑपरेशन को अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। दोनों कथन एक दूसरे को आपस में स्पष्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के मिल भी रहे हैं। तो इससे हमारा ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं iPSCs की क्षमता की जांच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिदृश्य में भ्रूण स्टेम कोशिकाओं यानी ESCS की तुलना में iPSC का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? iPSC ECSC की तुलना में अधिक आसानी से उपलब्ध और कल्चर करने में आसान है। iPSC मानव मस्तिष्क से कोशिकाओं को निकालकर प्राप्त किए जाते हैं। ESCS के विपरीत जो अस्थि मज्जा में आते हैं। iPSC ESCS की तुलना में व्यापक प्रकार की कोशिका प्रकार में विभेदित होने की अधिक क्षमता रखते हैं। iPSC रोगी के आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, जिससे प्रतिरक्षा अस्वीकृति का जोखिम कम हो जाता है। ये बहु संभव्य स्टेम कोशिकाओं की संभावना रहती है, जिसमें वयस्क कोशिकाओं को भ्रूण स्टेम कोशिकाओं की तरह बहुसंभ्यता अवस्था में परिवर्तित करके बनाया जाएगा। यह विधि भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एक बड़े नैतिक मुद्दे को हल करेगी। जहां iPSC किसी भी प्रकार की IVF की कोशिका को परिवर्तित कर यह रोग मॉडलिंग, दवा खोज और पुनर्योजित चिकित्सा के लिए उपयोग की जाएगी। इसलिए इसका एक स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। मारबर्ग वायरस को ब्लीडिंग आई वायरस क्यों कहा जाता है? यह आंखों से खून आना मारबर्ग वायरस रोग के सबसे प्रमुख लक्षणों में से एक है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है।
कथन एक, कथन दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो मार्बर्ग वायरस होता क्या है? जो हमारा मार्बर्ग वायरस है, मार्बर्ग वायरस है, वो है क्या? जो हमारा मार्बर्ग, उसे ब्लीडिंग आई वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गंभीर चरणों के रोगियों की आंखें, मसूड़े और अन्य अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो जाती है। एक ऐसा वायरस जो हेमोरेजिक बुखार, आंखों से खून आना, इस रोग के प्रमुख और विशिष्ट लक्षणों में से एक है। ब्लीडिंग आई वायरस बीमार शरीर की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आंखों सहित कई अंगों में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जहां उल्टी, दस्त के साथ साथ इस बीमारी के सबसे प्रमुख 7 गंभीर लक्षण भी है, जो सिर्फ 5 से 7 दिनों तक रहेगी। ये घातक बीमारी है। कौन सा बुखार है इसमें जो कि इसके लिए ज्यादा वो करेगा, वाहिकाओं से ब्लीडिंग लेके आएगा? वो है वायरल, का नाम है हेमोरेजिक बुखार, इसमें शामिल रहेगा। इस वजह से हमारे दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में लैंग्वेज बिंदु, लैंग्राज बिंदु के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये दो विशेष पिंड की कक्षीय संरचना के भीतर ऐसे स्थान है जहां एक छोटा पिंड गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर दो बड़े पिंडों के सापेक्ष एक स्थिर स्थान पर रह सकता है। इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष एजेंसी स्थिर बनाए रखने के लिए, ईंधन की खपत को कम करने हेतु, उपग्रहों को स्थापित करने के लिए करती है। पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 लैंग्राज बिंदु शामिल रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? ये हमारी पृथ्वी है, L1, L2, L5, L3 और L4। ये हमारे सन की रेज है, ये जो ऐसे जाएंगी सीधी। तो L1 यहाँ पे है, तो L1 जब यहाँ पे रहेगा, ये हमारे पूरा सन, ये हमारा सन रहेगा। ये हमारे लैंग्राज पॉइंट 1, 2, 3 और 4, जो हमारे ये 5 वाला पॉइंट है, ये अंदर रहेगा, जो कि बिल्कुल हमें एक्यूरेट सन की और अर्थ की वेदर सिस्टम या फिर कोई भी क्लाइमेट इफेक्ट को चेक करने के लिए बिल्कुल सही उपस्थित रहेगा। 1, 2, 1 और 3 सी ऑप्शन हमारे यहाँ से बिल्कुल सही रहे। 2, सॉरी माय मिस्टेक। पृथ्वी की 5 लैंग्राज, पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 लैंग्राज बिंदु है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 और 3 हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 और 3 हमारे यहाँ से बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारा। जेनरिक दवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये दवाएं आमतौर पर ब्रांड नाम वाली दवाओं की तुलना में अधिक महंगी होती है। इन दवाओं का चिकित्सीय प्रभाव उनके ब्रांडेड समकक्ष के समान होता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। जेनरिक या ब्रांडेड दवाएं की तुलना में बहुत सस्ती होती है क्योंकि इसमें ब्रांड विकास विपणन लागत नहीं होती है, लेकिन इनका चिकित्सीय प्रभाव समान गुणवत्ता, शक्ति और शुद्धता रखता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य है सस्ती जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देकर अक्सर ब्रांडेड नाम वाली दवाओं की तुलना में काफी सस्ती बनाकर और सुलभता और अंत्योदय तक पहुंच प्रदान करनी है। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत सस्ती हो जाती है क्योंकि ब्रांडेड दवाएं और जन औषधि दवा की तुलना में यहाँ पे अंत्योदय तक स्वास्थ्य पहुंच पहुंचाना है, स्वास्थ्य पहुंच। इससे हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन का कथन नंबर 1 है, अतार्किक फिक्स्ड डोज
कॉम्बिनेशन FDCS दवाई रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्षमता के कारण बन सकती है। कथन 2, अतार्किक FDC में सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव का अनुचित संयोजन या खुराक शामिल हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप इष्टतम दवा प्रभावकारिता या एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक संपर्क में आने से हो जाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की पूरी स्पष्टता भी ले रहा है। FDC एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कारण बन जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे हमारा सही रहेगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही नहीं है। जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण, ये ऐसी दवाएं होती है जिनका उपयोग जीवाणु के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाएगा। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब जीवाणु प्रतिरोधी हो जाते हैं और दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक संपर्क में आना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है। पर क्या हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है? इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही, पर दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कैनबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर 2025 की काफी न्यूज में शामिल रहेगा, जहाँ THC कैनबिस के प्रमुख मैनो सक्रिय घटक है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 भारत के कैनबिस के पौधे की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देता है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने भांग की खेती की अनुमति दी है। उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? कैनबिस कैनबिस फसल के संदर्भ में हम बात करेंगे, जहां हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में या फिर हमारे बांग्लादेश से, नेपाल से आने वाले जो इलाके हैं वहां पर भांग की खेती को बंद करने की बात की गई है, परंतु इसका प्रयोग मेडिकल यूसेज में भी होता है। इस वजह से सरकार ने इसे अनुमति दे रखी है, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। THC भांग की खेती। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा पहला देश बना है। भांग का असर धीरे धीरे और दवाइयों में कैसे प्रयोग होता है ये बताने के हेतु यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मनोसक्रिय घटक है जो 2 से 3 घंटे में भांग नशे को देखते औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में किया गया था, और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य भांग की खेती में दे रहा है। ये स्टेटमेंट बोथ 1, 2 एंड 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 पेरेंट बेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य माइक्रोकॉन्ड्रियल रोगों को खत्म करना है जो केवल मां द्वारा पारित होते हैं। सेकंड, इस प्रक्रिया में दाता के अंडे से नाभिक की आनुवांशिक सामग्री हटा दी जाती है और जैविक माता पिता की आनुवांशिक सामग्री को बदल दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 3 पेरेंट बेबी। कथन 1 कथन 2 कथन 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। 3 पेरेंट बेबी क्या होते हैं? 3 पेरेंट बेबी तकनीक माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी MRT श्रेणी में रहेगी, जहाँ पे 1, 2 और 3 लोग रहेंगे, जिसमें से हमें इन दोनों के स्पर्म्स को इनमें ट्रांसफर करना रहेगा।
ये 3 बेबी तकनीकी एमआरटी का मुख्य उद्देश्य माइक्रोकोन्ड्रियल रोगों को रोकना है और केवल माँ द्वारा बच्चों में जाती है। इस प्रक्रिया में दाता के यानी डोनर के अंडे में नाभिक हटा दिया जाता है और माँ के अंडे की स्वस्थ आनुवांशिक सामग्री को उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, न कि जैविक माता की पिता की आनुवांशिक सामग्री को बदला जा सके। उद्देश्य माइक्रोकोन्ड्रियल रोगों को खत्म करना, मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों को स्थानांतरित करने में हेल्प करेगा, जहां डोनर के स्वस्थ अंडे से नाभिक हटाकर उसमें माता पिता के अंडे को जेनेटिक सामग्री में डाल दिया जाएगा, जिससे माता पिता में बच्चे के 99% से अधिक डीएनए के साथ साथ एक दाता महिलाओं के 1% डीएनए की होने की संभावना रहेगी। तो इस वजह से हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 15th क्वेश्चन करते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को संतृप्त करके आदिवासी क्षेत्रों का समग्र और स्थायी विकास करना है। सेकंड, अभियान के लिए कुल परिव्यय लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 80% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा योगदान में दिया जाएगा। इस अभियान के तहत आदिवासी गांवों की मैपिंग और निगरानी पीएम गति शक्ति पोर्टल पर की जाएगी। उपरोक्त में कितनी कथन सही है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य 17 केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 25 पहल द्वारा 63,000 प्लस आदिवासी गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के तहत उन्हें समग्र विकास प्रदान करना है। योजना का कुल उद्देश्य लगभग 80,000 करोड़ रुपए, न कि 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र का ये केंद्र का है, ना कि राज्य सरकार का है। इसलिए कथन एक हमारा ये तो सही है कि इस अभियान का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के अंतराल को कम करके आदिवासी क्षेत्रों को सतत विकास करना है। परंतु इसका अभियान का परिव्यय लगभग 5 लाख करोड़ रुपए नहीं बल्कि 80,156 करोड़ लाख रुपए के करीब है, और ये राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के राजस्व के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हमारा कौन कौन सा थर्ड, केवल ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित जैविक शब्दों का उनके सही विवरण के साथ मिलान करेंगे। शब्द और विवरण रहेंगे एंडोसाइटोसिस, प्लाज्मेटोसिस और ऑस्मोसिस। एंडोसाइटोसिस एक सक्रिय कोशिका प्रक्रिया, एक्टिव सेलुलर प्रोसेस होता है, जिसमें कोशिकाओं को अपनी लचीली कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उपयोग करके बाहरी पर्यावरण से भोजन, तरल पदार्थ, अन्य बड़े कणों को पर्यावरण में रूप में घेर कर अपने भीतर लेती है। अमीबा जैसे जीवों के पोषण का एक मुख्य कारण, जैसे ये हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा है एक। इसमें जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी वो बाहर के जो भी खाने वगैरह हैं उनको अंदर लेगी, और ये एक्टिव सेल प्रोसेस के रूप में अमीबा का सेकंड अमीबा के रूप में ऐसे आगे विस्तार करेगी। इस वजह से ये तो हमारा सही है कि ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा कोशिका झिल्ली का भारी वातावरण पदार्थ के अंदर की ओर घेर कर पुट्टी यानी वेसल्स बनाएगी। लेकिन जो फैगोसाइटिस कोशिका द्वारा ठोस पदार्थों को खाना देगी, और पाइनोसाइटिस कोशिका द्वारा तरल पदार्थ को पीना और ऊर्जा खपत एटीपी यानी उसे ऊर्जा खपत जिसे 2% बची रह जाएगी वो शामिल रहेगा। तो इसमें एंडोसाइटिस कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण भोजन अन्य सामग्री को निगलने की प्रक्रिया रहेगी। तो ए का तो हमारा सेकंड रहेगा। जब हमें ये पता है कि हमारा ए का सेकंड रहेगा तो हम हमारे एलिमिनेशन ट्रिक लगाएंगे। एलिमिनेशन ट्रिक में हम क्या देखेंगे, हमारा ए का सेकंड है किन में, इसमें है और इसमें है, बाकी को हम कर देंगे कैंसिल आउट। अब इसमें फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, तो अब जो ऑस्मोसिस रहेगी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पौधे या हाइपोखोल में पानी खो देती है और सिकुड़ जाती है, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्मोसिस या सिमोटिक। जैसे आपने किशमिश देखी होगी, किशमिश देखी है, किशमिश क्या करती है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो पूरी फूल के बड़ी हो जाती है, और जब उसको सिकुड़ा देते हैं तो वो एकदम पतली सी हो जाती है। तो उसको जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है अंदर की, वो उसके द्वारा होती है, तो उसे ओस्मोसिस बोलेंगे। तो थर्ड का तो हमारा थर्ड सही है और फर्स्ट का हमारा सेकंड सही है, तो सेकंड का हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड सी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
17 क्वेश्चन देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन द्वारा उन कार्यों को पूरा करने की क्रिया का वर्णन किया जाएगा जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है। सेकंड, जनरेटिव एआई एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे चित्र, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और 3D मॉडल पर बनाए जाएंगे। चैट जीपीटी एक चैट बॉक्स है जिसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा जो जेनेटिक दबाव पर एआई द्वारा चलित रहेगा। तो निम्नलिखित में से कितने कथन यहाँ पे सही रहेंगे? जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटिव एआई का प्रयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेकंड तो हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगा, गूगल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। ये हम देखते हैं अभी। आर्टिफिशियल तकनीक जिसमें कंप्यूटर मशीन का मानव सीखने तरीके समस्या का समाधान रचनात्मकता का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका जनरेटिव एआई रिएक्टिव मशीनों से अलग होता है, डेटा में सीखना शामिल होता है और उसका मुख्य उद्देश्य कंटेंट का निर्माण कर अनुवादक में सेल्फ सुपरवाइज प्रोसेस को बढ़ावा देना है। और चैट जीपीटी एक चैट बॉक्स है जिसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। गूगल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया चैट जीपीटी को। सेकंड, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है, थर्ड यहाँ से गलत है। 18 क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत की गई है? उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में वर्गीकृत बीमारी WHO द्वारा कौन सी दी गई है? डेंगू, निपाह वायरस, रेबीज, खुजली, लसिका फाइलेरिया और म्यूकोरमाइकोसिस। WHO द्वारा डेंगू को आधिकारिक रूप पर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NDT, उपेक्षित रोग यानी NDT को से डेंगू को रखा गया है, जबकि निपाह वायरस एक उभरता हुआ नया जेनेटिक रोग है। ये आधिकारिक NDT सूची में शामिल नहीं रहेगा। नोमा भी अन्य रोग है जो शामिल सूची में किया जाएगा। एंड इसमें देखो डेंगू, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं और सिस्टोसोमालिसिस बोलते हैं, ये इसमें शामिल रहेंगे। नोमा भी इसमें शामिल रहेगा। निपाह वायरस इसमें शामिल नहीं रहेगा। इसमें 1, 4 और 5 स्टेटमेंट हमारे सही रहेंगे। 1, 3, 4 और 5 बी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन करते हैं। नकली शराब के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और मौतें हो सकती है। नकली शराब में अक्सर मेथनॉल की उच्च सांद्रता होती है जो जहरीला होती है और फॉर्मिक एसिड में मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि नकली शराब के सेवन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं और मौतें होंगी, लेकिन नकली शराब में अक्सर मेथनॉल की उच्च सांद्रता होगी जो जहरीला होते हुए और फॉर्मिक एसिड से मेटाबॉलिज्म बनाएगी। तो इसमें हम देखेंगे जिसमें जो ADH यानी एंजाइम ADH एंजाइम मेथनॉल जो कि हमारे लीवर के मेटाबॉलिज्म को HCHO के द्वारा प्रभावित करता है। तो हमारे ये तो बिल्कुल सही है और नकली दवा का मेथनॉल तो सेकंड में हमारा सही है। तो हमारा ए स्टेटमेंट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि जहरीली होती है जो कच्ची दवाई होती है वो। 20th क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सूक्ष्म जीवों को हमारे पानी, मिट्टी और हवा में प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोमेडिएशन की प्रयोग किया जाएगा। बीटा कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए संशोधित चावल, इत्र के लिए स्थायी गुलाब के तेल का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग रहेगा? सिंथेटिक बायोलॉजी इंजीनियर खमीर, सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग इंजीनियरिंग खमीर या फिर बीटा कैरोटीन का उपयोग करने संबोधित चावल। सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी पहली बात होती क्या है? सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के एक अनूठा संगम है जो जैविक प्रणाली के एक नए तरीके डिजाइन, पुनर्निर्माण और इंजीनियरिंग का नए तरीके का पुनर्निर्माण कर देते हैं, यानी क्रिएटिविटी में काम करेगा। जब जीवन में DNA के अनुक्रमों को संशोधित कर कार्यात्मक प्रणाली में उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्तमान में हमें किसान की खेती बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का इसका प्रयोग रहेगा। जैसे चिकित्सा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजीज में गवा वैक्सीन का, टीकों का, एंटीबायोटिक विकसित किए जाएंगे। क्रायोजेनिक
रासायनिक थेरेपी रहेगी, क्रिस्पर सेल जीन एडिटिंग रहेगी, औद्योगिक जैव में बायो मैन्युफैक्चर्स बैक्टीरिया यीस्ट को संशोधित कर प्लास्टिक ईंधन रसायन आदि का प्रयोग किया, औद्योगिक उत्पाद में प्रयोग किया जाएगा। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में चयापचय मार्ग को बदल कर उपयोगी यौगिकों का प्रयोग किया जाएगा। एंजाइम में कुशल बनाने के लिए कृत्रिम एंजाइम बनाए जाएंगे। कृषि और पर्यावरण में भी हेल्प करेंगे, जो हमें बायो मैग्निफिकेशन और बायो मेडिकेशन पर्यावरण जहरीले प्रदूषक के साफ करने में संशोधित रूप से खेती के लिए काम आएंगे। और अनुसंधान प्रौद्योगिकी क्रिस्पर और जीन संपादन जीन एडिटिंग के लिए काम आएंगे, जैसे क्रिस्पर Cas9 में आए थे। और डीएनए जो हमारी डीएनए एआई आधारित तकनीक की उसमें काम आएंगे। इस तरह बच्चे नए कृत्रिम सिंथेटिक लाइफ जीनोम बनाए जाएंगे। तो इसमें सेकंड सही आएगा, फर्स्ट और फोर्थ तीन स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे बिल्कुल सही आएंगे। ये जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा मैंने इसको आंसर बेसिस पे मैंने इसको मेंस पूरा क्वेश्चन कर दिया कि बायो टेक्नोलॉजी या फिर कैसे आएगी, इसमें साइंस में प्रयोग है, इसका हेल्थ में प्रयोग है, इसका कृषि में प्रयोग है। तो ये यूजेस बता दिए हमने, तो ये हमारा पूरा इसका वे फॉरवर्ड भी हो जाएगा, पूरा कंक्लूजन चुनौतियां भी आ जाएंगी। ये हमारा पूरा एक मेंस का क्वेश्चन भी बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। डिमेंशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डिमेंशिया ये संज्ञानात्मक कार्य क्षमता, सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता का इतना अधिक ह्रास है कि ये किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन और गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। अल्जाइमर लोग डिमेंशिया के प्रमुख रूप में से एक हैं, जो लगभग 70% मामलों के लिए जिम्मेदार। उपरोक्त में कितने कथन यहाँ सही दिए गए हैं? डिमेंशिया क्या है? फिजिकल हेल्थ को लेकर हम संज्ञानात्मक डिमेंशिया एक संज्ञानात्मक कार्य क्षमता, सोचने, याद रखने, तर्क देने की क्षमता कितना कम कर देता है कि किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन और गतिविधियों को हस्तक्षेप करेगा। सही बात है, जब हमारे मेमोरी लॉस होगा तो हमारे दैनिक जीवन में भी होगा। अल्जाइमर लोग डिमेंशिया के प्रमुख रूपों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा 22 का। अब हम 23rd क्वेश्चन देखते हैं। ई कोलाई एस्टेरिचिया कोलाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ई कोलाई वायरस एक बड़ा और विविध समूह है जो पर्यावरण, खाद्य पदार्थ और लोगों व जानवरों की आंतों में पाया जाएगा। ई कोलाई के अधिकांश स्ट्रेन हानिकारक होते हैं और दस्त, मूत्रपथ के संक्रमण, श्वसन बीमारी और निमोनिया और अन्य बीमारियां पैदा करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे यहाँ पे सही है? बच्चे बताइए, केवल एक रहेगा, केवल दो रहेगा, या एक और तो दोनों रहेंगे? बच्चे ई कोलाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ई कोलाई कैसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा? चलिए देखते हैं। जो हमारा ई कोलाई है, जो कि एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। इसके अधिकांश स्ट्रेन हानिकारक नहीं बल्कि हानि रहित होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे था कि इसके अधिकांश स्ट्रेन हानिकारक होते हैं, ये हमारे यहाँ से गलत स्टेटमेंट हो गया। पहला क्या है? वायरस एक बात और विवाद ई कोलाई एक जीवाणु है, वायरस नहीं है, और ये जानवरों, खाद्य पदार्थ व लोगों जानवरों की आंतों में पाया जाएगा। यह एक बैक्टीरिया है। पहली बात तो जीवाणु है, इस वजह से डी ऑप्शन हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। आरएनए के प्रकार और उनके कार्य। राइबोसोम, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए क्या होते हैं? राइबोसोम का कोर बताता है कि चरणों को निर्देशित करेगा। अनुवाद के दौरान प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम तक पहुंचाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए के राइबोसोम तक ले जाएगा। इसमें डीएनए के राइबोसोम्स, मैंने आपको आरएनए और डीएनए की शॉर्ट सीरीज में HCS की शॉर्ट सीरीज जो हमने चला रखी है HCS प्रीलिम्स के लिए, उसमें आपको ये करवाया था इनका डिफरेंस डीएनए और आरएनए का। वहां पे मैंने आपको, जैसे कि ये हमारा डीएनए हो गया, ATM और U था, और उसमें ATM और P था। ये हमारा डीएनए, ये हमारा आरएनए बन जाएगा। राइबोसिम अब आरएनए होता क्या है? अब हम देखेंगे
RNA होता क्या है? RNA कोशिका के सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला RNA है, जो कि लगभग 80% हिस्से में पाया जाएगा, जो विशेष प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करेगा। जो RNA है जो हमारा राइबोसोम का निर्माण करेगा, और इसके प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण को mRNA में जो प्रोटीन संश्लेषण होगा RNA तो हमारा राइबोसोम का निर्माण करेगा। जो हमारा mRNA रहेगा वो प्रोटीन संश्लेषण का प्रयोग करेगा। जो हमारा tRNA रहेगा, tRNA क्या करेगा? tRNA प्रोटीन संश्लेषण के दौरान विशिष्ट अमीनो एसिड, जब हम प्रोटीन का करेंगे उसमें अमीनो एसिड बनाएगा, को राइबोसोम्स में स्थानांतरित करेगा। जो mRNA डीएनए आनुवांशिक जानकारी को लेकर साइटोप्लाज्म तक पहुंचे, जो mRNA रहेगा वो साइटोप्लाज्म तक भी जाएगा, क्योंकि mRNA 2024 का नोबल अवार्ड मिला था क्रिस्पर Cas9 mRNA हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में काम आ रहे हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो जो mRNA रहेगा अनुवादक प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम तक पहुंचाएगा अमीनो एसिड के द्वारा, वो तो रहेगा हमारा tRNA। जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक जानकारी राइबोसोम तक पहुंचाएगा वो रहेगा हमारा मैसेंजर RNA। जो राइबोसोम RNA रहेगा राइबोसोम को कोर तक पहुंचाएगा, ये रहेगा एक सही है, बस हमारा एक ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा तीसरा हमारा उन्होंने कोऑर्डिनेट कन्वर्ट कर दिया। 25वां क्वेश्चन लिखेंगे। कथन 1, नमक का सेवन कम करने से दिल का दौरा और स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है। कथन 2, कम नमक वाले आहार उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति के रक्तचाप को कम करने के लिए दिखाए गए होते हैं। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 ही सही स्पष्ट करेगा। यह हमसे क्या पूछा गया है? लो बीपी, लो और हाई बीपी। जो सोडियम का सेवन कम करने से रक्तचाप कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम तो कम होगा, स्ट्रोक का कम जोखिम रहेगा। सोडियम का अधिक सेवन स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम को बढ़ाएगा, और सोडियम का सेवन कम करके स्ट्रोक, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक स्ट्रोक को जोखिम को कम किया जा सकता है, यानी बीपी को कम किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सामान्य अनुवांशिक रक्त विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिकल सेल अनीमिया तभी होता है जब माता पिता दोनों दोषपूर्ण सिकल सेल जीन में वाहक होते हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बनाने में सक्षम नहीं होता है, जिसे गंभीर एनीमिया होता है। उपरोक्त में कितने कथन हमारे सही हैं? सामान्य अनुवांशिक रक्त विकार सिकल सेल एनीमिया 2047 तक इसे सिकल सेल को खत्म करने के लिए एनीमिया बताया, क्योंकि माल न्यूट्रिशन, स्टनिंग में बच्चों के माल न्यूट्रिशन, डेप्रिवेशन साइकिल में हेल्थ को बढ़ावा देगा, पॉवर्टी को बढ़ावा देगा, क्योंकि सिकल सेल हमारे आंतरिक को मानव पूंजी को हानिकारक रहेगा। दोनों कथन यहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोमेल रिसेबल विकार है जो सभी प्रकार तब होता है जब माता पिता दोनों के दोषपूर्ण जीन प्राप्त होकर थैलेसीमिया के हेमोग्लोबिन उत्पादन को कम करेंगे और खराब आरबीसी को बनने नहीं देंगे। आरबीसी को बनने नहीं देंगे। सिकल सेल ये पूरे हमारी आरबीसी रहेगी, एक ब्लड की हेमोग्लोबिन रहेगा, परंतु जब सिकल सेल होगी तो ये सिकल शेप में ऐसे आ जाएगा, क्योंकि पूरा तो प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा है। जैसे बच्चे में इसका विकार पाया जाएगा, जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह होगा। तो सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से बिल्कुल सही है। अब हम करेंगे 27 क्वेश्चन। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ये किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके चेहरे का एक डिजिटल मानचित्र बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये स्थिर छवि और चलती वीडियो फुटेज दोनों में मानव चेहरे को पहचानने में सक्षम रहेगा। बिल्कुल सही बात है। डिजिटल हमलों के प्रति पूरी तरह प्रतिरक्षित रहेगा, जो डेटा अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बहुत ऑप्शन यहाँ से ये साइबर सिक्योरिटी हेतु है और ये गवर्नमेंट हेल्प करेगा। तो मैंने आपको हर
टेस्ट सीरीज में जब भी मैंने, आज मैं 22nd टेस्ट सीरीज सोल्व करवा चुकी, इससे पहले 20 टेस्ट सीरीज में मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है कि गवर्नमेंट ऐसे ऑप्शन देगी तो गवर्नमेंट ऑप्शन क्या रहता है। बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में बताइए, बोथ आर करेक्ट। गवर्नमेंट ऑप्शन बोथ आर करेक्ट होता है। 29th क्वेश्चन करते हैं, चलिए। डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है और प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है। अग्रणी परिकल्पना बताती है कि डार्क मैटर वीकली इंटरमैसिव पार्टिकल से बना होता है जिसमें नष्ट होने पर उच्च ऊर्जा गामा किरण उत्पन्न होने की उम्मीद रहेगी। आकाशगंगा के केंद्र के पास अतिरिक्त गामा किरणों का पता लगाने का हालिया दावा 5 सिग्मा आत्मविश्वास मानक को पूरा करता है, जो एक निश्चित प्रमाण है। डार्क मैटर सबसे प्रचलित व्याख्यान में उप परमाणु कण होते हैं जो दुर्लभ अंतःक्रियाशील विशाल कण यानी WIMP या एक्सियन WIMPs में शामिल रहेंगे। उत्सर्जन परावर्तन नहीं करेगा और गामा किरणों का उसमें बहुत ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अभी बता के आई हूँ, गवर्नमेंट ऑप्शन वहीं डी ऑप्शन हमारा। 13th क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, निम्नलिखित बीमारियों पर विचार करेंगे। पोलियो, अस्थमा, मधुमेह, साइलोमेला संक्रमण, हेपेटाइटिस ए, उपरोक्त में कितनी बीमारियां गैर संक्रमणीय प्रकृति की है। मोस्ट इंपोर्टेंट, गैर संक्रमणीय प्रकृति की बीमारियां, गैर संक्रमणीय प्रकृति की बीमारियां कौन कौन सी हैं जो एक से जल्दी से ट्रांसफर नहीं होती। इसमें भैया मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि संक्रमणीय बीमारी और गैर संक्रमणीय बीमारी हर साल HCS में शायद पूछा जाने वाला, क्योंकि बीमारी का एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा ही जाता है। नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संक्रामक बीमारियां जो व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलती और मुख्य रूप से जीवन शैली, अनुवांशिक या पर्यावरण के कारण बनती है। प्रमुख उदाहरण जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, CPCOD, जैसे अस्थमा या साइक्लोन संक्रमण, मानसिक स्वास्थ्य विकार, हाइपरटेंशन, BP, कैंसर, मधुमेह टाइप 2, श्वसन रोग, अस्थमा की बीमारी, COPD या न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस रोग रहेंगे। मोटापा, आर्टियोपाइरिसिस, गुर्दे की बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर आर्थराइसिस, ऐसे महत्वपूर्ण बीमारी रहेंगी। तो हेपेटाइटिस ए भी नहीं रहेगा, ये भी रहेगा। सेकंड और थर्ड दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से, ए ऑप्शन ऐसे हमारे यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्लीज आप एग्जाम्पल में कमेंट सेक्शन में पक्का बताइए, तभी तो पता चलेगा। कितना इंटरेक्टिव क्लासेस है, बच्चे सुन भी रहे हैं। बच्चों को सुनना नहीं है, एग्जाम हॉल के टाइम पे मैडम याद आएगी कि मैडम ने कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बताई थी, तब तो हम चैट में बिजी थे। अब 31st क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में पसंद किया जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में है और पृथ्वी की पपड़ी में आसानी से उपलब्ध होती है। यह न्यूट्रॉन के संपर्क में आने पर प्रेरित विखंडन से गुजरने में सक्षम होती है। दिए गए कोड में कौन सा कथन हमारे यहाँ पे सही है यूरेनियम 235 के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में। स्वाभाविक परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरेनियम 235, जहाँ पे कंट्रोल हीट एक्सचेंज के लिए कूलेंट रहेंगे, रोड्स रहेंगी, रोस्टर्स रहेंगे, मॉडरेटर्स रहेंगे, कोयलेटर्स रहेंगे, जो कि पूरा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे। यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये न्यूट्रॉन के संपर्क में आने पर इंड्यूस्ड फ्यूजन के गुणों में सक्षम हो जाते हैं। ये विखंडन की प्रक्रिया जो श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाए रखने में भारी ऊर्जा मुक्त करेगा और यह पृथ्वी में मौजूद होकर प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा और इनरिचमेंट के साथ यह काम करेगा। न्यूट्रॉन के संपर्क में आने पर प्रेरित विखंडन में गुजरने में सक्षम रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ना, स्वाभाविक रूप से प्रचुर मात्रा में है और पृथ्वी की पपड़ी में आसानी से उपलब्ध हो जाता है यूरेनियम, ये गलत है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट मैं आपको जब भी मैं आपको पूरा
फुल लेंथ टेस्ट करवा रही हूँ या कोई टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ तो मैं वहाँ पे आपको ट्रिक्स देती हूँ। पहली ट्रिक्स होती है हमारी एलिमिनेशन की, दूसरी ट्रिक होती है हमारी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तीसरी हमारी होती है ओड इवन आउट, फोर्थ होती है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव, फिफ्थ होती है हमारी वर्ड शफलिंग, सिक्स्थ होती है IQ जनरल नॉलेज। ये हमारी 6 ट्रिक्स हैं जो यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट हर एग्जाम में काम करवाएगी आपकी, और मैडम की एग्जाम हॉल में यही 6 ट्रिक्स है जो आपको काम भी आएंगी। ये ट्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एलिमिनेशन ट्रिक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आउट ट्रिक है, ओडी वन आउट ट्रिक है, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी, IQ जनरल नॉलेज रहेगी, वर्ड शफलिंग रहेगी। 5 ट्रिक या 6 ट्रिक बताई है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स आपको मैं यहाँ पे बता के जा रही हूँ यूपीएससी ब्रेन स्प्रिंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि रहेगा हमारा 34th। R21 मैट्रिक्स M के हाल ही में टीके की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के लिए WHO मानकों को पूरा किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस बीमारी के खिलाफ एक टीकाकरण है? मलेरिया, डेंगू, काला अल्जाइमर या फाइलेशिया?